तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएड का सेकंड सेमेस्टर का रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण जो यूनिट है उनका सभी का रिवीजन करवाने वाला हूं। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। अगर किसी के पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। 90% बच्चे वीडियो देख लेते हैं, फिर वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कोई भाई दुश्मनी थोड़ी पार लेके करो दें सब्सक्राइब चैनल ने सारा बच्चा। चलिए शुरू करते हैं। पठन भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पठन पढ़ना पढ़ना आपके जो सिलेबस उसकी बात करें तो पढ़ना आपके सीखने के लिए, अगर आप जीवन में किसी भी चीज को सीखना चाहते हो, कोई भी नई जीवन में चीजों को सीखना चाहते हो तो आपको पढ़ना आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? आपको पढ़ना आना जरूरी है। अगर आपकी पठन कला मजबूत होगी तो आपके सामने क्या है, आप जीवन में और भी बेहतर कर पाओगे। ये केवल शब्दों को पढ़ना नहीं बल्कि उनके अर्थ, भाव, उद्देश्य एवं संदेश को समझना। इसका अर्थ क्या होता है कि आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप सिर्फ शब्दों को, ऊपरी ऊपरी शब्दों को गहराई से पढ़ रहे हो, बल्कि उन शब्दों के अर्थों को भी समझ रहे हो, उनके भाव को भी समझ रहे हो और उनके उद्देश्य व उनके संदेश को भी समझ रहे हो। तो हर चीज को गहराई से समझना, चाहे कोई शब्द हो गए, उनके अर्थ है ना, भाव, उद्देश्य और संदेश है, इन सब चीजों को गहराई से समझने को क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। प्रभावी पठन भाषा दक्षता, शब्दावली, चिंतन शक्ति और ज्ञान में वृद्धि भी करता है। क्या करता है? अगर आप कोई भी चीजों को अच्छे से पढ़ते हो, आपके सामने भाई जैसे न्यूज़पेपर ही है, अगर आप न्यूज़पेपर को भी डेली अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपके करंट अफेयर तैयार हो जाते हैं। होता है आपको, और देश विदेश की कौन कौन सी चीजें जो चर्चा में है उनके बारे में ज्ञान हो जाता है। तो यही है, इसके साथ आपको शब्दों का ज्ञान होता है, नए नए शब्दों को सीखते हो। समाचार पत्रावली में जो शब्द आते हैं, राजकीय भाषा में शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है ना, उनके बारे में ज्ञान होता है। चिंतन शक्ति बढ़ती है कि अगर इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो क्यों किया, उसका पृष्ठभूमि क्या रही होगी कभी किसी समय। यूक्रेन ने रशिया पे युद्ध किया तो क्या उसकी पृष्ठभूमि रही होगी, क्या यूक्रेन की पृष्ठभूमि है, क्या आपके सामने रूस की पृष्ठभूमि है, क्या उनकी कमजोरी मजबूत है। हर चीज को आप गहराई से समझते हो, आपकी चिंतन शैली गहराई से बढ़ती है। कोई भी चीज पढ़ो, एक न्यूज़पेपर के उदाहरण से बता रहा हूं आपको, साथ के साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि। और ऑब्वियसली बात, आप कोई भी चीज को पढ़ोगे तो आपको ज्ञान है वो तो मजबूत होगा ही होगा। पठन का अर्थ होता है, पठन वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति लिखित भाषा के शब्दों, वाक्य और विचारों को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करता है। पठन क्या होता है? पठन वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति लिखित भाषा का जो शब्द लिखे गए हैं, उन भाषा के जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को उन शब्दों को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करता है। मतलब उन शब्दों को अच्छे से समझता है और फिर उनको शब्दों को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में लिखित प्रतीकों को पहचान कर उनके अर्थों को समझने की प्रक्रिया को पठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरे शब्दों की बात करें तो लिखित प्रतीकों को पहचान कर उनका, मतलब सीधी बात है, कई बार कोई आदमी कोई बात को, जहाँ सूरदास की पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है, उन्हें पढ़ोगा तो उन शब्दों को अर्थ अलग है लेकिन उनका पीछे अर्थ अलग मिलेगा। कविता में यही तो है, शब्दा को अर्थ कुछ और मिलेगा और उनकी जो पंक्ति है उनको अर्थ है वो और की भी मिलेगा। पठन की परिभाषा, पठन एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। पठन कैसी प्रक्रिया है? एक लगातार आप कोई भी चीज आपके सामने करते रहोगे, उसकी प्रक्रिया लगातार पढ़ते रहना, आप जो शब्द है उनको अर्थों में पढ़ते रहते हो। जैसे पाठक लिखित सामग्री को पढ़कर अपने विचार, भाषा व संदेश को समझता है। जैसे जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जो शब्द लिखे रहते हैं उनको पढ़कर उनके विचारों में खो जाता है। क्या खो जाता है? आपके सामने जो उनके विचार होते हैं उनमें खो जाता है। भाव और संदेश को भी समझता है, उसमें लिखे हुए जो गहरे भाव होते हैं उनमें और उसके जो संदेश होते हैं उसको भी समझने का प्रयास करता है। तो यही बात है, पठन क्या होती है? पठन यही होती है जिसमें आपके सामने जो पाठक होता है ना, वो लिखित सामग्री को पढ़कर जो शब्द लिखे उनको समझकर उनके विचारों, उनके भावों और संदेशों को सबको अच्छे से समझता है। चलिए, अब पाठन है उसकी क्या रहती है? ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया, मतलब ये आपके जीवन में लगातार घटित होने वाली प्रक्रिया, कि आपके सामने लगातार आपके जीवन में घटित होगी, एक इस प्रकार की प्रक्रिया है। इसका अर्थ ग्रहण करना तथा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें क्या है? जो शब्दों का जो अर्थ है, इसके अंदर
इसमें अर्थ ग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो शब्द लिखे रहते हैं इनके शब्दों को, शब्द में जो छिपा हुआ गहरा अर्थ होता है उनको समझना। जैसे भारत के इतिहास की घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हो तो वो घटनाक्रम क्यों हुआ उनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ये भाषा दक्षता पे आधारित होता है। काफी बार कुछ शब्द होते हैं वो उनका बहुत गहरा अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हल्का हल्का अर्थ होता है। तो हर चीजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी होता है। पठन से ज्ञान व शब्दावली बढ़ती है। क्या होता है, आपकी शब्द शक्ति और ज्यादा मजबूत होती है। क्या होती है, आपके जो पढ़ने की जो शब्द शक्ति होती है ना वो और ज्यादा मजबूत होती है। ये चिंतन और विश्लेषण क्षमता का भी विकास करती है। कोई भी इंसान के अंदर से सोचने की जो क्षमता होती है, क्या होती है, कोई भी इंसान के अंदर चीजों को जो सोचने की जो क्षमता होती है उसको और मजबूत करने का काम करती है। पठन निरंतर अभ्यास से विकसित होता है। अगर आप लगातार किसी भी चीज को पढ़ते रहो उसी से आपके सामने जो सारी की सारी चीजें हैं वो विकसित होती हैं। समझ में आ गया। चलिए, पठन के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है, किसी पाठ का मुख्य विचार जानने के लिए तेजी से पढ़ना। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पैसेज सोल्व किए होंगे आपने, है ना, तो उसको सीधा सीधा पढ़ लेते हो। या काफी बार के न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर आपने पहले से लेकर लास्ट लाइन को पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से आपको जो मुख्य मुख्य बातें समझनी होती है वो समझ लेते हो, है ना। मुख्य जो अखबार की जो ऊपर ऊपर की आपके सामने काफी ऐसी घटनाएं होती है जिनको आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, बस उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। मुख्य विषय को समझना, मतलब भाई इस जो कोई भी चीज है उसके अंदर मुख्य विषय क्या है, इस ये घटना कैसे कैसे हुई इसके बारे में आपको पता चल जाए। कम समय में जानकारी प्राप्त करना, ये इसीलिए देखते हो, अरे इंस्टाग्राम रील की नहीं हुआ है ना। कोई भी जहाँ मान लो कि अखबार है वो पूरी की पूरी एडिंग पढ़ी और एडिंग के बाद सारा सारा नीचे पढ़ लियो, ऊपर ऊपर की मुख्य मुख्य जानकारी मिल गई, कम टाइम में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। समाचार पत्र की मुख्य खबरों को जल्दी जल्दी पढ़ना। इसमें एक पॉइंट जुड़ेगा कि इसका क्या पॉइंट जुड़ता है कि ये किसके अंदर होता है। जैसे आप कोई भी समाचार पत्र होता है उस समाचार पत्र के अंदर आपके सामने जो जल्दी जल्दी जितनी भी खबरें होती है ना उन सभी खबरों को आप जब पढ़ डालते हो उसी को किसके अंदर जोड़ा जाता है, स्कीमिंग के अंतर्गत जोड़ा जाता है। किसके अंतर्गत जोड़ा जाता है भाई, स्कीमिंग के अंतर्गत जोड़ा जाता है। कि जैसे अखबार पढ़ना, कोई खबरों को पढ़ना। स्कैनिंग, किसी विशेष तथ्य, शब्द, तिथि, संख्या व जानकारी को खोजने के लिए पढ़ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई भी विशेष तथ्य को पढ़ रहे हो। किसको पढ़ रहे हो, कोई भी विशेष तथ्य को पढ़ रहे हो, कोई भी तिथि हो गई, कोई भी संख्या हो गई या कोई भी जानकारी है उसको आपके सामने खोजने के लिए जो पढ़ा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैनिंग। स्कैनिंग का अर्थ क्या होता है, आप कोई भी विशेष तथ्य दे रखा है, कोई विशेष फैक्ट दे रखा है, कोई शब्द दे रखा है, अगर आप उसको अच्छे से गहराई से पढ़ रहे हो उसको क्या कहा जाता है, स्कैनिंग कहा जाता है। इसका अर्थ स्कैनिंग क्या होता है, कोई भी विशेष जानकारी, मतलब सीधी सीधी बात। का इतिहास का पेपर था, ठीक है, इतिहास के पेपर में आपको मतलब चैप्टर नंबर 1 को याद कर रहे हो तो अच्छे से उनको जानकारी प्राप्त करोगे ना, अच्छे से याद करोगे। समय की बचत करने के लिए रेलवे टाइम टेबल व शब्दकोश को में किसी शब्द को ढूंढना, ये इसके अंदर एक और उदाहरण जोड़ा जा सकता है। जैसे रेलवे टाइम, कोई भी टाइम टेबल को ढूंढ रहे हो, है ना, कोई भी तिथि ढूंढ रहे हो या कोई शब्दकोश में कोई शब्द है उसको ढूंढ रहे हो तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पठन के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला होता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग कौन सी होती है, पाठ को विस्तार से पढ़कर उसके प्रत्येक शब्द को, हाँ भाई ऊपर वाले में थोड़ा गलत बता देते हैं, यही कि कोई भी पाठ को विस्तार से पढ़ रहे हो आप। आपका हिस्ट्री का पेपर है तो उसमें अगर आपने जोर लगाकर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो उसको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव रीडिंग के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में कहा जाता है, इंटेंसिव रीडिंग। मतलब पाठ है उस पाठ को आपने विस्तार से मन लगाकर जोर लगाकर अध्ययन किया जाता है और वाक्य, उसका एक एक वाक्य का आप अर्थ समझ रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उसके एक एक वाक्य का अर्थ समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसको इंटेंसिव रीडिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इंटेंसिव रीडिंग के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य क्या है, गहरी समझ विकसित करना, आप और ज्यादा गहरे से चीजों को समझ विकसित करना। भाषा एवं व्याकरण को समझना, क्या करना, भाषा और जो व्याकरण होती है उसके बारे में भी गहरी समझ पैदा करना। तो उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम का अध्याय पढ़ना, जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो वही आपके सामने यही इंटेंसिव रीडिंग होगा। हिस्ट्री का पेपर है उसका चैप्टर नंबर 1 अच्छे से याद करो तो बहुत गहराई से एक एक शब्द को पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे। एक्सटेंसिव रीडिंग, ज्ञान एवं रुचि बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ना। मतलब आप अनेक अनेक प्रकार का जो कंटेंट है उसको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी जो रुचि बढ़ाने के लिए आप अनेक अनेक प्रकार के जो कंटेंट को पढ़ रहे हो उसी को क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से जाना जाता है कि आप अपनी ज्ञान और रुचि को बढ़ाने के लिए अध्ययन कर रहे हो। समझ में आ गया। सामान्य ज्ञान को बढ़ाना, भाषा दक्षता एवं शब्दावली का विकास करना। क्या करना, आपका जो सामान्य ज्ञान है, क्या है, आपका जो सामान्य ज्ञान है, आपके पास जो सामान्य जानकारी है उसको बढ़ाना,
भाषा शब्दावली का विकास करना। किसका विकास करना? भाषा शब्दावली है उसका विकास करना। जैसे कि उपन्यास पढ़ रहे हो, कोई पत्रिका, समाचार पत्र व कहानी की पुस्तकें जो आप पढ़ रहे हो वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे कोई उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र वगैरह आप सामान्य ज्ञान पढ़ने के, जैसे आपने कोई मैगजीन आपके पास, उस मैगजीन को पढ़ रहे हो तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है। विभिन्न प्रकार के पाठ जैसे नैरेटिव टेक्स्ट और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होते हैं? नैरेटिव टेक्स्ट क्या होते हैं? किसी पाठ में किसी घटना, कहानी या अनुभव के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे कि कोई आप पाठ पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई कहानी है, प्रेमचंद की कहानी आपके सामने, नमक का दारोगा, पूस की रात, तो आप उनको पढ़ रहे हो तो वो किस में आएगी? नैरेटिव टेक्स्ट। समझ में आ गया? इसमें कोई भी घटना के बारे में बताया जाता है, कोई भी इंसान अपने अनुभव के बारे में, जैसे आप अपने दोस्त हैं, अपने दोस्त के साथ आप कहां पर गए? वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए, तो आपका वहां पर क्या अनुभव हुआ, आपने लिखा और वो लेख अखबार में छप गया, तो और कोई पढ़ रहा है तो वो नैरेटिव टेक्स्ट कहलाएगा। कोई व्यक्ति की आत्मकथा हो गई, कोई उपन्यास हो गया, कोई यात्रा वृत्तांत हो गए, सब नैरेटिव टेक्स्ट में आते हैं। किस में आते हैं? सब के सब नैरेटिव टेक्स्ट में आते हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति है, उसकी कहानी, आत्मकथा, उपन्यास व यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? नैरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है। विशेषताओं की बात करें, पात्र एवं घटनाएं, तो अलग अलग व्यक्तियों की पात्रों के बारे में, घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है, चीजों को एकदम विस्तार से बताया जाता है और रोचक शैली में, कि पढ़ने वाला पाठक उसका तन मन धन से उस कहानी के पीछे जुड़ जाए, इस तरीके से चीजों को बताया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, जिस पाठ में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है? कोई भी पाठ में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व घटना के बारे में विस्तार से, मतलब कोई भी एक घटना है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया जा रहा है। क्या है? कोई भी एक घटना है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाता है, उसको डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे कि प्राकृतिक दृश्य, तो अब अगर आप वहां पर वैष्णो माता के दर्शन करने गए तो उस घटना के बारे में बताओगे, तो वहां पर कैसे नदी चल रही, नदियां कैसे बह रही थी, झरने कैसे बह रहे थे, उनके बारे में भी आप बताओगे। तो वहां के प्राकृतिक जो अलग अलग दृश्य है उसके बारे में बात की जाती है। ऐतिहासिक स्थल, अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक स्थल कौन से थे, किसी व्यक्ति का जो परिचय है उसके बारे में भी आप बताओगे। चलिए विशेषताओं की बात करें, विवरणात्मक भाषा, एकदम विवरण करके बताओगे, चित्रात्मक प्रस्तुति व कल्पनाशील शैली, इन सभी चीजों के बारे में भाई आपको, जब आप उन नदियों के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में भी वो चलेंगे, है ना। बड़े बड़े पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है, पहाड़ के बारे में बताया जा रहा है, वहां पे बर्फ वगैरह, हिमालय की बर्फ देखने को मिले, तो आपके दिमाग में भी वो सब चीजें वो चलने लग जाती हैं। अगले वाला है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, व्याख्यात्मक पाठ, जिस पाठ का उद्देश्य किसी विषय की जानकारी या समझाना हो, मतलब कोई भी चीज एक्सप्लेन, जैसे गणित का कोई आपके सामने पाठ होता है तो उसमें फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, साइंस में विज्ञान होता है उसके अंदर कोई भी आपके सामने जो क्या बोलते हैं नियम वगैरह, नियमावली वगैरह पढ़ाई जाती है, उसको एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे विज्ञान का कोई लेख हो गया, सामाजिक विषय हो गया, पाठ्य पुस्तक के अध्याय हो गए, उसको किसके नाम से जाना जाता है? एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? विज्ञान के कोई भी सिद्धांत हो गए, जैसे न्यूटन का नियम पढ़ रहे हो, कूलॉम का नियम पढ़ रहे हो, सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तथ्यात्मक जानकारी, आप फैक्चुअल जानकारी के बारे में पढ़ते हो, स्पष्ट व क्रमबद्ध प्रस्तुति, एक के बाद एक प्रस्तुति आपको दी जाती है, पहले प्रस्तुति होगी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चीजों को बताया जाता है। शिक्षाप्रद सामग्री, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा, इस तरीके से शिक्षाप्रद सामग्री भी होती है। आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट क्या होते हैं? जिस पाठ में किसी विचार के पक्ष या विपक्ष के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंटिव, आपको पता चल रहा है दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसको आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट कहा जाता है, जहां पर दो व्यक्ति उनकी आपस में बातचीत होती है। जैसे कोई संपादकीय लेख हो गया, है ना, तो कोई भी लेखक होता है, वो कोई घटना, जैसे अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तो उस घटना के ऊपर आपके सामने पूरा प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट में अगर कोई लेखक अपने विचार लिख रहा है तो उसको संपादकीय लेख मानते हैं। कोई वाद विवाद हो गया, कोई विचारात्मक निबंध हो गया, सब आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट में ही आते हैं। यहाँ पे तर्क व प्रमाण देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष प्रस्तुत करना, अंत में आपको किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो, आलोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा देखने को मिलता है। क्या होता है? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देखने को मिलता है। चलिए रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करें, किसी पाठ को पढ़कर उनके अर्थ, भाव, उद्देश्य व संदेश को समझने की क्षमता को पठन बोध कहा जाता है। मतलब आप कोई भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, उसके अर्थ व भाव को अच्छे से समझते हो कि उसके अंदर क्या दिया गया है। जैसे कि आपके सामने जो आपका पाठ है उसके अंदर इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसके अंदर भाव क्या है, उद्देश्य क्या, वो इतिहास पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, तो उसको रीडिंग।
आप उनको सच्चे अच्छे से समझते हो। पाठ का मुख्य विचार को पहचाना कि इस पाठ है उसमें मुख्य विचार क्या है। जैसे इतिहास के अंदर अगर आपके बारे में बात करें, पैसेज की बात कर लो, पैसेज आपको दिया जाता है तो पैसेज सबसे पहले आप क्या समझते हो कि पैसेज किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में है ना। महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करना। अब क्लाइमेट मतलब उदाहरण दे रहा हूं, क्लाइमेट चेंज का पैसेज था है ना, जलवायु परिवर्तन का। आपने हर पॉइंट को सबसे पहले तो ये पहचाने पैसेज है किसके बारे में, क्योंकि लिखा नहीं रहता है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन कौन सी गैसेज उसके पीछे होती हैं, है ना, उसके पीछे कारण क्या है। तो आप उन सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे, निष्कर्ष निकालना, और लास्ट में क्या करोगे, निष्कर्ष निकालोगे क्लाइमेट चेंज से में बचने के लिए क्या करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच विकसित करना, मतलब आपको तर्क वितर्क के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ते हो कि क्लाइमेट चेंज के ये तो चलो इसके तो नुकसान नेगेटिव पॉइंट ज्यादा मिलेंगे है ना, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को आपको निष्कर्ष निकालना होता है। भाषा दक्षता को बढ़ाना, आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें भी बढ़ाव होता है। पठन बोध विकसित करने के उपाय, आप अपना पठन जो पढ़ने की जो शैली है उसमें कैसे बढ़ाव कर सकते हो, लगातार पढ़ते रहो। भाई बात है भाई, लगातार कोई काम करते रहोगे तो उस चीज में तो वृद्धि होगी ही। कठिन शब्दों का अर्थ समझना, आपको अपनी पास डायरी रखनी है हमेशा, कठिन शब्दों उसके अर्थों को भी समझो। प्रश्नों के उत्तर देना, जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देना। मुख्य बिंदुओं का सार लिखना, जितने जितने जो मेन पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, जितने जो मेन पॉइंट होते हैं उनके अर्थ लिखना। और चर्चा एवं पुनरावृत्ति करना, मतलब बार बार शब्दों को लोगों को बताना, बार बार उन सब चीजों को अच्छे से आवर्ती करो। जैसे आपको शब्द, जैसे कोई शब्द है पुनरावृत्ति शब्द आपको नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार उच्चारण करो, आपको आने लग जाएगा। छोटे बच्चों को यह अभ्यास ज्यादा कराया जाता है। शब्दावली विकास, नए शब्दों को सीखना, उनका अर्थ समझना तथा सही संदर्भ में सही प्रयोग करना ही शब्दावली विकास कहलाता है। मतलब कोई भी जो नए शब्द ना उनको सीखा जाए, क्या किया जाए, जो नए शब्द होते हैं ना उनको अच्छे से सीखा जाए, उनका अर्थ समझा जाए तथा उनको सही संदर्भ में प्रयोग किया जाए, सही जगह पे उनको प्रयोग किया जाए। उसी को क्या कहा जाता है, शब्दावली विकास के नाम से जाना जाता है। इस शब्दावली विकास से क्या होता है, भाषा दक्षता बढ़ती है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ती है। आत्मविश्वास में विकसित होता है। भाई आप एक बच्चा से खुद देखो जिसको खूब सारे शब्दों का ज्ञान है, जब वो बोलने लगता है ना तो मजा आ जाता है ना। लंदन टॉप के पत्रकार थे, आजकल तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार आ गए हैं, सौरव द्विवेदी, जो वो हिंदी बोलते थे ना तो वो काफी देर तक कोई भी व्यक्तित्व के बारे में बताते थे, उनकी हिंदी सुनना आपको देखो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको शब्दों का ज्ञान बहुत बेहतर है। आत्मविश्वास विकसित होता है, क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसकी अनुभूति होने लगती है। लेखन और बोलने की क्षमता में सुधार होता है, क्या होता है, आपकी जो लिखने की शैली है, तो लगातार लिखते रहोगे लेखन शैली बढ़ेगी, है ना, शब्दावली अच्छी होगी तो आपके शब्दों की जो प्रकाष्ठा है ना वो बहुत बेहतर होती है। समझ में आ गया, पढ़ने वाले व्यक्ति है उसके अंदर आपकी जो शैक्षणिक ज्ञान है उसकी अनुभूति उसके अंदर होती है कि आप अपने ज्ञान के अंदर कितने परिपूर्ण हैं, इसकी अनुभूति सामने वाला व्यक्ति है वो आपके शब्दों के दर्शन से करता है। समझ में आ गया, तो आपके लेखने और लिखने और जो बोलने की जो क्षमता है उसमें एक अलग लेवल की बढ़ोतरी होती है। पठन बहुत बेहतर होता है, आपका पढ़ने की शैली भी बेहतर होती है। क्यों, जितने ज्यादा शब्दावली, जितने ज्यादा शब्दों का बेहतर और सुनियोजित तरीके से आप जब उनको प्रयोग करना शुरू कर दोगे तब आपका क्या, आप भी उनके अंदर पढ़ने में बोध बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब आप अपनी शब्दावली को कैसे बेहतर कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिदिन अखबार पढ़ना है। क्या आप अखबार, सर हमारे घर में तो अखबार नहीं आता है, अरे आपके घर में नहीं आता है, अड़ोस पड़ोस से पढ़ लो, चलो वहां नहीं जा सकते तो आपके जो आज के दिन हर अखबार ने अपना ऐप लॉन्च कर रखा है ना, तो वो उसके अंदर पढ़ लो, कम से कम थोड़ा बहुत जरूर से पढ़ो। या आपकी किताबें हैं, अच्छा चलो अखबार नहीं आता है तो अच्छी किताबें, पुस्तक पढ़ना, कोई भी एक बड़ा जो बड़ी पुस्तक है उसके ले लो और उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दो। शब्दकोश का प्रयोग करना है, क्या करना आपको, जो कोई भी जब कठिन शब्दावली जब आपके समझ में नहीं आ रही तो उस शब्दावली के शब्दों को छोड़ना नहीं है, उसको खोजो और उसके खोज का अर्थ निकालो, 2-3 बार उच्चारण करो, अच्छे से अपने अंदर डालो और फिर आपके सामने उसका आम जीवन में प्रयोग करो, वही शब्द आपको थोड़े दिनों में आने लग जाएगा। नए शब्दों को लिखना और दोहराना, यही बता रहा हूं, नए शब्दों को सीखो, बार बार दोहराव करो और आपके सामने जिससे आपकी वो जो शब्दावली है उस पर आपकी गहरी पकड़ होती चली जाए। नए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करना, जब आप सामने वाले व्यक्ति से जब अपना वैचारिक बोध कराते हो तब उस वैचारिक बोध के अंदर या वैचारिक संवाद के अंदर सामने वाले व्यक्ति से जब आप बातचीत करो तो उन बातचीत में उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू करो।
क्योंकि आपको पता है पुनः आवृत्ति ही जो अपनी याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है। बार बार पुनरावृत्ति करो उन शब्दों की, बार बार उन शब्दों के अंदर उनका प्रयोग करो, जिससे आपके सामने जो शब्दावली है वो बहुत बेहतर होती है। समानार्थी व विलोम शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। आप कोशिश करो कि अगर आपके पास एक शब्द था, वो आपको नहीं आया, आपने शब्दकोश निकाला, उसका अर्थ लिखा, उसके अंदर 3 समानार्थी शब्द लिखे और 3 उसके विलोम शब्द लिखे। समझ में आ गया? और उनका भी प्रयोग अपने आम जीवन में करने लगे, आपकी शब्द शैली वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब पठन में कठिनाइयां कैसे आती हैं? पाठ पढ़ते समय आने वाली कठिनाइयों को पठन कठिनाइयां कहा जाता है। मतलब जब भी आप कोई भी चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो तो उस चैप्टर को पढ़ते समय जब आपके पढ़ने में जो कठिनाइयां आपके सामने आती है उसी को अपन पठन कठिनाइयां कहते हैं। जैसे सबसे पहले सीमित शब्दावली। सीमित शब्दावली क्या होता है? कठिन शब्दों को समझ न पाना। भाई काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शब्दावली पे, शब्दों पे पकड़ बहुत कमजोर होती है, जो बहुत ही हल्के शब्दों को या बहुत आम बोलचाल के शब्दों का ही ज्ञान होता है। बड़े भारी और गहरे शब्दों में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती। जब वो उन शब्दों को पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपके सामने, उनसे रूबरू नहीं होना चाहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है भाई, आपके सामने उनको शब्द समझ भी नहीं आते हैं। भाषा ज्ञान का अभाव होना, व्याकरण और भाषा नियमों की जानकारी कम होना। काफी लोगों को जो व्याकरणिक जो जानकारी है वो भी कम होती है तथा भाषा नियमों का भी अभाव देखने को मिलता है। ध्यान की कमी होना, एकाग्रता का अभाव होना। काफी लोगों को क्या होता है, जब पठन कर रहे होते हैं तब पढ़ किताब को रहे लेकिन उनका मस्तिष्क कहीं और होता है। समझ में आ गया? उनकी शारीरिक उपस्थिति तो उस जगह होती है लेकिन मानसिक जो अनुपस्थिति होती है वो कहीं और होती है। तो यहीं पर एकाग्रता का अभाव होता है और व्यक्ति को जो शब्द का पठन करना चाहिए उसकी जगह वो और कोई शब्दों का पठन कर देता है। तो आप जब पठन करो, पढ़ाई करो, तब अपने मानसिक एकाग्रता और शारीरिक अनुपस्थिति दोनों को एक जगह लगाओगे तभी आपका पठन जबरदस्त होगा। पढ़ने की गति धीमी होना, शब्दों को पहचानने में अधिक समय लगता है। काफी लोगों का जो पठन शैली है वो इतनी देरी होती है, एकदम कछुए की चाल जैसे होती है, धीरे 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 पढ़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे उनकी पठन शैली धीरे होने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान होगा वो निरंतर प्रभावशाली तरीके से शब्दों का चयन करके उनके तुरंत बोलेगा, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो बीच में अटकेगा, हकलाकर बोलेगा। तो यही है पठन की गति धीमी होना, क्योंकि उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है। रुचि का अभाव होना, पठन में प्रेरणा रुचि होना। काफी लोगों को जीवन में पढ़ना सबसे बोरिंग काम लगता है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। तो उन लोगों को भी ऐसी समस्या, क्योंकि जीवन की यही खूबसूरती है, जिस चीज को बार बार करोगे उसी के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, वरना वो अनुभूति नहीं रहती है। उच्चारण संबंधित कठिनाइयां, शब्दों को सही उच्चारण कर पाना। काफी लोगों के सही शब्दों को सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो चाहे कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो वो हमेशा हिचकिचाएगा बोलने में। क्यों? क्योंकि उसको पता अगर एक गलत शब्द का उच्चारण कर दिया तो पूरी क्लास मेरे पे हंसेगी, तो वो शब्दों को सही से उच्चारण करने पर जोर नहीं देते हैं। आप क्या कर सकते हो? नियमित अभ्यास। जीवन में अगर कोई भी चीज से आपको पार पाना है तो आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। ये चीज पठन पर भी लागू होती है। शब्द सरल से कठिन शब्दों को पाठ पढ़ना। क्या करना? आप शुरुआत हल्के फुल्के शब्दों, आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों से करो, आगे जाकर आप कठिन शब्दों को भी चयन कर सकते हो। शब्दकोश का प्रयोग करना। शुरुआती दौर में आपको कठिन दौर से गुजरना होगा, लेकिन शब्दकोश अपने पास रखिए। कोई शब्द नहीं आ रहा है उसका चयन कीजिए, उसका अर्थ लिखिए, बार बार उनका अध्ययन कीजिए, आप बहुत जल्दी पठन में मजबूत हो जाओगे। शिक्षक का मार्गदर्शन करना। काफी बार अगर कुछ शब्दों का समझ नहीं आ रहा है तो आप टीचर से भी, अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हो। और है जो शिक्षक, आपका भी एक दायित्व है कि आप बच्चे के हर शब्दावली का, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसके उस डाउट का बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहिए। रोचक पठक सामग्री उपलब्ध कराना। काफी बच्चे जिनको पढ़ने में रुचि नहीं है तो उनको उनका जो पसंदीदा कोई विषय है उसके बारे में पठन करवाओ। समूह पठन पे चर्चा, कंपटीशन करवा दो बच्चों में, तो बच्चे कंपटीशन में और अच्छा करते हैं। आईसीटी व डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये था आपके सामने जो टेक्स्ट वाला पेपर। कैसा लगा जोर से बताना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देखिए, डाउनलोड जोर से कर लेना। धन्यवाद।